आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स का हम लोग बेसिक कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। अगर आप बिहार का क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये पाते हैं कि इकोनॉमिक्स का कुछ एरिया है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उस एरिया में एक जो बहुत एरिया इंपॉर्टेंट है वो एरिया है फॉरेक्स रिजर्व वाला एरिया। अगर आप नियमित हैं तो आप पाएंगे कि फॉरेक्स रिजर्व वाला एरिया बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछते आया है। तो इट इज़ बेटर कि आप उसको हर एंगल से कवर कर लें तो आपके लिए सहूलियत रहेगा। और ये जो आज वाला सीरीज़ है उस पर हम लोग फॉरेक्स रिजर्व को कवर कर लेंगे और फॉरेक्स रिजर्व इन एंड आउट कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स रिजर्व को अगर आप हिंदी में देखें तो उसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, जो विदेशी करेंसी अपने पास है उसको आप ये बात बोलते हैं। आप एक प्रश्न को कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करिए और हमें जरूर बताइए। इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व, अभी हाल के दिनों में फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि हुई है। वो जो फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि हुई है दैट इज प्राइमरली ड्यू टू फॉरेन करेंसी एसेट, रिजर्व ट्रांच, एसडीआर, स्वर्ण भंडार या नन या मोर। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट को विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं इसको हिंदी में। रिजर्व ट्रांच ये हो गया, गोल्ड रिजर्व आपको हो गया स्वर्ण भंडार। तो आप इसको थोड़ा देखिएगा, अगर आपको कुछ मेल करना हो, कुछ सलाह देना हो तो इस पर हम लोग अवेलेबल हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर हाल के दिनों में आपने अखबार को पढ़ा होगा तो आपने ये पाया होगा कि एक आर्टिकल अभी हाल फिलहाल में आया था कि द फॉरेक्स रिजर्व राइजेस टू 631.953 बिलियन। भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व इतना हो गया है। जो हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास अभी तक हुआ है वो पिछले साल के सितंबर महीना में हुआ है और पिछले साल के सितंबर महीना में 642.453 बिलियन हुआ था। अच्छा, फॉरेक्स का जो होल और सोल करता धरता फॉरेक्स रिजर्व का कौन है? अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करिए। पहली बात यह है कि फॉरेक्स का रिजर्व का मतलब हो गया विदेशी मुद्रा भंडार। आखिर में ये पैसा आता कैसे होगा? मतलब विदेशी मुद्रा जो अपने पास है उसी को आप कह रहे हैं, आता कैसे होगा? पहले ये देखिए, मानिए कि ये अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहां पर फ्लिपकार्ट है, इंडियन कंपनी है। यहां पर वॉलमार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है। वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट में पैसा निवेश करना है। अब आप ध्यान से देखिए, वॉलमार्ट के पास पैसा क्या है? डॉलर है। फ्लिपकार्ट किस चीज में पैसा लेगा? रुपया लेगा, भारतीय करेंसी है। मानते हैं कि वॉलमार्ट जो है वो 1000 करोड़ रुपया निवेश करना चाह रहा है फ्लिपकार्ट में। वॉलमार्ट आरबीआई के बिहाफ पर मानते हैं कि एसबीआई है, एसबीआई को 1000 करोड़ रुपया के हिसाब से जो भी डॉलर और रुपया में एक्सचेंज रेट चलता होगा वो दिया। पैसा किस में दिया? डॉलर में। फ्लिपकार्ट को क्या चाहिए? रुपया। ये डॉलर जमा हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। 1000 करोड़ रुपया के हिसाब के डॉलर, मानते हैं कि 1000 करोड़ का चल रहा है कि $100 मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो ये $100 आरबीआई के पास चल गया, उसके हिसाब से आरबीआई फ्लिपकार्ट को पैसा दे दिया रुपया में। फाइनल कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आरबीआई के पास पैसा आएगा। अब देखिए, आपके चाचा जी दुबई में काम करते हैं। चाचा जी दुबई करेंसी से आपको पैसा दिए, वो आरबीआई के पास पैसा इकट्ठा हो गया। या आपके चाचा जापान में काम कर रहे हैं मानिए, तो जापान का करेंसी येन है, पौंड उसका है। तो अगर आप देखिए तो ये पैसा आरबीआई के पास आया विदेशी मुद्रा, और उसके एवज में आरबीआई आपको पैसा इशू कर दिया। कहने का मतलब है डायरेक्ट आरबीआई नहीं आता है, जो कॉमर्शियल बैंक से उनके पास आता है, कॉमर्शियल बैंक फिर जाके आरबीआई को जमा करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग आरबीआई ले रहे हैं, तो आरबीआई वो विदेशी मुद्रा को अपने पास रख लेगा और आपको इंडियन रुपी दे देगा। अब इंडिया का कोई लड़का जाकर अमेरिका में अगर पढ़ना चाहता है, एमआईटी में मानते हैं कि पढ़ना चाह रहा है, अगर वो एमआईटी में पढ़ना चाह रहा होगा तो इसके पिताजी यहाँ पे 100 करोड़ रुपया जमा किए, ये बच्चा को डॉलर में आरबीआई कन्वर्ट करके दे दिया। तो आरबीआई के पास कुछ पैसा डॉलर में विदेशी पूंजी आ रहा होगा,
कुछ पैसा यहाँ से जा रहा होगा, कुछ लोग अमेरिका घूमने जा रहे हैं। तो जो पैसा बाकी आरबीआई के पास बच रहा है, इसी को आप बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। इसमें क्या क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। इतना मोटा मोटी समझ लीजिए, लेमैन टर्म्स में हम लोग इसको ऐसे समझ के चलेंगे। अब देखिए फॉरेक्स रिजर्व का टेक्निकल मीनिंग क्या है। फॉरेक्स, ये तो हम लोग जो अभी पढ़े वो तो लेमैन लैंग्वेज की बात पढ़े। अब देखिए टेक्निकली अगर आप देखें तो फॉरेक्स रिजर्व में 4 चीजों से फॉरेक्स रिजर्व बना हुआ है। एक फॉरेन करेंसी एसेट जिसको आप विदेशी मुद्रा संपत्ति बोलते हैं। एक गोल्ड रिजर्व से बना हुआ है जिसको आप स्वर्ण भंडार बोलते हैं। तीसरा विशेष आहरण अधिकार एसडीआर है जो आईएमएफ देता है। और चौथा जो है रिजर्व ट्रांच बोलते हैं, रिजर्व ट्रांच पोजीशंस बोलते हैं, या इसको गोल्डन ट्रांच भी बोलते हैं। तो ये चारों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही 4 कंपोनेंट से जाकर आपका फॉरेक्स रिजर्व बनता है, फॉरेन रिजर्व बनता है। कैसे क्या होगा अभी हम लोग देख लेंगे। देखिए पहले सबसे कठिन हम लोग को होता है समझने के लिए रिजर्व ट्रांच पोजीशन विद द आईएमएफ। ये बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता है, तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, या फिर पहले हम लोग दूसरा समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसको देखिए फॉरेन करेंसी एसेट क्या होता है। देखिए कुछ करेंसी को आप हार्ड करेंसी बोलते हैं। हार्ड करेंसी क्या है? डॉलर, चाइना की करेंसी रेमनीबी, येन और पाउंड। एक आपको यूरोपियन यूनियन की करेंसी है और एक पाउंड है जो जापान की करेंसी है और येन है। अब देखिए ये जो 4 करेंसी है इसको आप हार्ड करेंसी बोलते हैं। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है कि ये करेंसी स्टेबल करेंसी हैं। जो मैक्सिमम ट्रेड होता है ये इन्हीं करेंसी के थ्रू होता है और ये जो करेंसी हैं पूरा विश्व इसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये स्टेबल करेंसी हैं। ये उन देशों की करेंसी हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग है। भारत भी चाहता है कि अपना रुपया हार्ड करेंसी के रूप में काउंट हो। हाल के फिलहाल में रेमनीबी जो चाइना की करेंसी है उसको ऐड किया गया है हार्ड करेंसी के रूप में। तो जो भी देश है ये इन करेंसी को जरूर रखता है क्योंकि इन करेंसी की स्वीकार्यता हर जगह है, इनका वैल्यू हर जगह है। अब देखिए फॉरेन करेंसी एसेट का क्या मतलब हुआ। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब ये हुआ कि आप जो हार्ड करेंसी रखे हुए हैं प्लस बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है? अब देखिए अभी हमने बताया कि जो आरबीआई जो है इसके पास कुछ पैसा आ रहा होगा, कुछ भारत के लोग विदेश में जा रहे होंगे। मानते हैं कि इसके पास अभी 1000 करोड़ रुपया है, मानते हैं इतना है। अब ये पैसा अगर आरबीआई के पास यूं ही पड़ा रहेगा तो आरबीआई को क्या मिल रहा है? ये पैसा तो आइडियल पड़ा हुआ है। अब अमेरिका की सरकार, जो हार्ड करेंसी वाले देश हैं उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल है। अगर उनकी हार्ड करेंसी है, अगर कुछ लोग बोलें कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, तब अगर उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो पूरे विश्व की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 1000 करोड़ रुपया उसके पास है। ये पैसा क्या पड़ा हुआ है? आइडल पड़ा हुआ है। आरबीआई इस पैसा का कुछ भाग को हार्ड करेंसी के रूप में ही रखेगा, कुछ पैसा को उन देशों के या मजबूत देशों के बॉन्ड में लगा देगा। जब बॉन्ड में लगाएगा तो आरबीआई को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आरबीआई हार्ड करेंसी प्लस सम ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स, इसको आप कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। ये पहला कंपोनेंट है जो फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है। सेकंड जो पार्ट है वो है गोल्ड रिजर्व्स। आप स्वर्ण तो रखेंगे ही। क्यों? देखिए अगर मानते हैं कि जो हार्ड करेंसी है उस देश में डिप्रिसिएशन आ गया, आपने 1000 करोड़ रुपया का हार्ड करेंसी रखा था, अगर आप सारा पैसा अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है अगर आप हार्ड करेंसी के रूप में रखें, और ये तो मार्केट फोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, मानते हैं कि $1 बराबर 10 रुपया चल रहा है। अब कल के डेट में $1 बराबर 1 रुपया हो गया, तो आप कितना रखे थे? $10 रखे थे। तो आप कितना मान के चल रहे थे कि आपके पास 100 रुपया है,
पर जब अब $10 कितना के बराबर हो गया? 10 रुपया। तो जो पैसा कल तक 100 रुपया था आज 10 रुपया हो गया। क्यों हो गया? आपके पास डॉलर तो उतना ही है, डॉलर का वैल्यू गिर गया। तो इसीलिए जो सरकारें होती हैं कुछ पैसा को गोल्ड के फॉर्म में रखती हैं, कुछ पैसा को बॉन्ड के फॉर्म में रखती हैं, कुछ पैसा को हार्ड करेंसी के फॉर्म में रखती हैं। जो हार्ड करेंसी और बॉन्ड वाला है इसको फॉरेन करेंसी एसेट बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट फॉरेक्स रिजर्व का बहुत पैसा जो है गोल्ड के रूप में रखा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है, अगर उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है तो वो है फॉरेन करेंसी एसेट। क्यों? सरकार बॉन्ड में निवेश करना चाहती हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड का तो उतना दाम नहीं बढ़ेगा, पर बॉन्ड में जो बड़े बड़े देश हैं, जो स्टेबल देश हैं, उनके जब बॉन्ड में हम पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहता है फॉरेन करेंसी एसेट 1 नंबर पे रहेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है। दूसरा है गोल्ड रिजर्व। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम कंप्लीटली हार्ड करेंसी पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? एक बास्केट ऑफ करेंसी क्रिएट करना होगा। क्यों? उस बास्केट में आप देखिए कि 4 चीज है। एक है हार्ड करेंसी, एक है बॉन्ड, एक है गोल्ड, एक है स्पेशल ड्राइंग राइट्स और एक है रिजर्व ट्रांसपोजिशंस। तो आप देखिए कि कुछ का दाम बढ़ेगा घटेगा। मानते हैं कि गोल्ड का दाम गिर गया, हार्ड करेंसी का दाम बढ़ गया, बॉन्ड पे आपका सूद बढ़ गया। तो इस तरह से कह कि इसका जो वैल्यू होता है, अगर 1000 करोड़ रुपया है तो एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और इन चारों के चलते आप देखते हैं कि इसका वैल्यू जो है 1000 करोड़ बरकरार रहता है। कुछ का वैल्यू बढ़ेगा, कुछ का वैल्यू घटेगा, इसलिए इट इज़ हैविंग अ बास्केट ऑफ करेंसी। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल ड्राइंग राइट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ये किसके द्वारा लाया गया है? ये IMF के द्वारा लाया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा लाया गया है। इस SDR को, जिसको विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं, इसको आप पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, इसको आप आर्टिफिशियल करेंसी भी बोलते हैं। इसको आप आर्टिफिशियल करेंसी भी बोलते हैं। ये इस IMF कब लेके आया? 1969 में लेके आया। IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या बेसिक डिफरेंस है? अगर आप वर्ल्ड बैंक को देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक गरीब देश को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है। किसके लिए लोन प्रोवाइड करता है? बोलता है कि आप डेवलपमेंट करिए, सस्ता लोन देता है, विकास करिए। IMF क्या करता है? IMF बेसिकली किसी भी अर्थव्यवस्था का आकलन करता है। अगर कोई अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गया, अगर बैंकरप्ट हो गया, तब IMF लोन देता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? IMF आपके इकोनॉमी को बचाना चाहता है। IMF बहुत सारा रिपोर्ट देता है जो आपकी अर्थव्यवस्था की ताकत को बताता है, आपकी अर्थव्यवस्था को माइट को बताता है। पर वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है विकास करने के लिए। IMF आपको लोन देता है कि अर्थव्यवस्था जब चरमरा जाती है, तो कहने का मतलब है कि IMF बेसिकली इमरजेंसी फैसिलिटी में हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है। भारत को IMF कब लोन देता है? 1991 में लोन देता है। पर याद रखिए, जब IMF लोन देता है तो IMF लोन जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा के देता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? वो बोलता है जब 1991 में हमको लोन दिया तो बोला कि आप ऐसे नहीं खर्चा करेंगे, आपको प्राइवेटाइज करना होगा, आपको लिबरलाइज करना होगा, आपको फ्री ट्रेड करना होगा, आपको बहुत सारे सेक्टर से पब्लिक सेक्टर को हटा के प्राइवेट सेक्टर को लाना होगा। इसलिए जो लोन दिया जाता है IMF के द्वारा, ये जो लोन होते हैं, दीज आर नॉट द फ्री लोन्स, दीज आर टाइड लोन्स। उसके शर्तों पर देता है, अपने शर्तों पर देता है। वो शर्त अच्छे ही होते हैं क्योंकि वो चाहता है कि आपकी इकोनॉमी बाहर निकले, क्योंकि एक भी इकोनॉमी पे अगर कुछ प्रभाव पड़ता है तो वो रिपल इफेक्ट के कारण दूसरे इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब है कि वो फ्री लोन नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड लोन होते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट क्यों लेकर आया? देखिए, अभी तक जो भी ट्रेड होता था IMF में, उसमें क्या होता था कि या तो आप हार्ड करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं या इनहेरेंट वैल्यू गोल्ड है। भाई, आप चीज़ों को, करेंसी को, जो ट्रेड करने की करेंसी है, उसको डाइवर्सिफाई करिए।
तो डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका था कि भाई हम भी लोन देते हैं तो केवल हार्ड ही करेंसी क्यों, हम लोग एक करेंसी सिस्टम है, काइंड ऑफ आर्टिफिशियल करेंसी है, जिसको आप बोलते हैं गोल्ड का क्या है, गोल्ड का इनहेरेंट वैल्यू है, तो इस बॉन्ड का भी वैल्यू उतना ही है जितना गोल्ड का वैल्यू है, तो इसीलिए इसको पेपर गोल्ड कहा जाता है। आप करेंसी को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, आपने एक नया सिस्टम लेके आया जिसको विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं। पर कैसे एसडीआर दिया जाता है, कोई देश कितना भी ले सकता है क्या एसडीआर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप आईएमएफ के सदस्य बनते हैं, जब आप आईएमएफ के मेंबर बनते हैं, तो आईएमएफ क्या करता है, आपकी अर्थव्यवस्था को देखता है, आपकी अर्थव्यवस्था को देखता है कि आपका अर्थव्यवस्था ओपन कितना है, आपके अर्थव्यवस्था स्टेबल कितना है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेगा, फिजिकल डेफिसिट कितना है आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर पे आपका स्टेबिलिटी देखता है। आपके आरबीआई आपका इंटरफेरेंस देखता है कि मार्केट पर कितना है, आपका देखता है कि आप मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हैं कि नहीं हैं। इन सब पैरामीटर्स को तय करके उसके पास इकोनॉमिस्ट हैं और ये तय करता है कि आपका कितना कोटा होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कोटा सिस्टम। जैसे भारत का जो भी कोटा है 2.75% ऑफ द एसडीआर कोटा है। क्या है कोटा, देखिए कोटा का मतलब है आपका इकोनॉमिक का माइट दिखता है, आपका इकोनॉमी का ताकत कितना है, और वो बोलता है कि आप आईएमएफ का मेंबर तो बन गए हैं, आपका 100 करोड़ रुपया आप जमा करिए। अमेरिका को क्या कहेगा, 1000 करोड़ रुपया जमा करिए। जापान को क्या कहेगा, 500 करोड़ रुपया जमा करिए। जितना देश का इकोनॉमिक ताकत के हिसाब से उसके पास इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन इकोनॉमिस्टों और एक सेट पैरामीटर्स होता है और उस इकोनॉमिस्ट डिसाइड करता है कि आप कितना रुपया देंगे। मानते हैं कि भारत को तय हो गया कि 100 करोड़ रुपया भारत देगा, तो ये जो 100 करोड़ रुपया है इसमें भारत को क्या कहेगा कि आप 25% जो पैसा है हार्ड करेंसी में जमा करिए, 25% पैसा गोल्ड के रूप में जमा करिए और 50% पैसा इंडियन रुपी में जमा करिए। हमने अभी आपको क्या बताया कि हार्ड करेंसी मतलब और गोल्ड मिलाकर कितना हो गया, 50% के आसपास, मतलब 50 करोड़। अगर हमको 100 करोड़ रुपया जमा करना है तो अब देखिए हमने क्या बोला, फॉरेन करेंसी एसेट में क्या है, विदेशी, ये इंपॉर्टेंट है, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। इंडियन रुपी इज नॉट विदेशी मुद्रा भंडार, बट इन विदेशी मुद्रा भंडार देयर इज वन कंपोनेंट विच इज गोल्ड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही आरटीपी आप समझ लेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे और आरटीपी कभी नहीं समझ में आएगा। अब देखिए 50 करोड़ रुपया जो ये आपका पार्ट बचा, ये आपका कहां जमा है, आईएमएफ में जमा है, आपने आईएमएफ में जमा किया। ये जो 50 करोड़ रुपया आपने आईएमएफ में जमा किया, ये आपका पैसा है जब आप मेंबर बन रहे थे। तब फॉरेन करेंसी एसेट में ये कहा जाता है कि भैया मानते हैं कि अभी मेरे आरबीआई के पास हार्ड करेंसी मानते हैं कि 50 करोड़ रुपया का है, गोल्ड मेरे पास 10 करोड़ रुपया का है, तो कोई लड़का ये कहेगा कि भैया, और मानते हैं कि एसडीआर भी 10 करोड़ रुपया का हमको एलोकेट किया है, तो 50, 10, 60, 10, 70 करोड़ रुपया हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया। बिल्कुल नहीं। आप जब आईएमएफ का मेंबर बने थे तो आईएमएफ का मेंबर बनते वक्त आपने कुछ पैसा हार्ड करेंसी के रूप में जमा किया था, कुछ पैसा गोल्ड के रूप में 50 करोड़ जमा किया था, तो आप इसको भी जोड़िए ना। क्यों? क्योंकि ये तो आप ही का पैसा है जो मेंबर बनते वक्त आपने वहां पे जमा किया था, यह आपका पैसा है जो कि सुरक्षित है आईएमएफ के पास। इस पैसा को भी जोड़िए जो इंडियन करेंसी में नहीं है, मतलब जो कोटा आपको असाइन हुआ था उस कोटा में से जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो इंडियन करेंसी इन देश के को घटा दीजिए, तो 50 करोड़ रुपया जो है वो हार्ड करेंसी के रूप में है और गोल्ड के रूप में है। तो ये जो पैसा है इसको आप रिजर्व ट्रांच पोजीशंस बोलते हैं, और ये पैसा आरबीआई, ये पैसा अगर भारत को कभी भी जरूरत पड़ेगा तो भारत इस पैसा को ले सकता है। ये जो पैसा हार्ड करेंसी और गोल्ड के रूप में है, मतलब कोटा, मैं बार बार रिटरेट कर रहा हूं, देखिए ये लोग नहीं समझते हैं, कोटा माइनस जितना हमको कोटा असाइंड है, कोटा एट आईएमएफ माइनस डोमेस्टिक करेंसी एट आईएमएफ इज इक्वल टू रिजर्व ट्रांच पोजीशंस।
खत्म, इतना ही है। इसी के लिए आप लोग परेशान रहते हैं कि आरटीपी आरटीपी क्या है, बस यही है आरटीपी। तो चूंकि ये आरटीपी जो है ये हमारा पैसा है आईएमएफ के पास, इसलिए आरटीपी को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व में काउंट करते हैं। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। वाई एसडीआर वाज नीडेड? एसडीआर वाज नीडेड because we wanted to diversify the way the transactions was done. Earlier the transactions were done only in the form of the hard currency. Now you have a kind of one more currency in the form of the SDR. पर IMF करता क्या है? देखिए, IMF कोई बैंक तो है नहीं कि कुछ चलाता होगा। अमेरिका से बोला कि तुम 100 करोड़ रुपया दो, जापान से बोला कि 75 करोड़ रुपया दो, इंडिया से बोला कि 5 करोड़ रुपया दो, और ऐसे ऐसे देश का कोटा तय है। मानते हैं कि 180 करोड़ रुपया आईएमएफ के पास आ गया। क्योंकि अमेरिका ऐसे पैसा देगा तो ऐसे कोई देश क्यों पैसा देगा? इसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी एक देश है पाकिस्तान, जो कि एकदम लंगा देश है। अभी आप उसका देखिए, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो चुकी है। अभी वो भीख मांग रहा है आईएमएफ से, आईएमएफ उसको पैसा देगा, ठीक है। बीओपी क्राइसिस जो हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, पैसा देगा, पर जो पैसा देगा वो सूद के साथ देगा। ये इंटरेस्ट रेट वही होगा जो अमेरिका को मानते हैं कि उसके पैसा पर 5%, भारत को 5% है, तो इससे भी 5% रुपया वो चार्ज करेगा। जितना इसको इधर देना है उतना इनसे ये चार्ज कर लेगा और अपना ऑपरेशन खर्च को उतना जोड़ लेता है और इसको पैसा दे देगा। पर ध्यान रहे, जब आईएमएफ से पैसा कोई भी देश लेता है तो आईएमएफ पैसा फ्रीली नहीं देता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के देता है। बोलता है अपने इकोनॉमी को ओपन करो, तुम्हारा जो सेंट्रल बैंक है वो मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगा, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनाओ, है ना। तो इस तरह का बहुत सारे कंडीशंस लेके आता है और बहुत सारे कंडीशन हम लोग को 1991 में भी लगाया था। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दिया गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रांच में क्या अंतर है, गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रांच पोजीशंस क्या है। बेसिकली इसको देखिए, बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया रहता है, पर हमने बता दिया द कोटा माइनस डोमेस्टिक करेंसी विच इज इन द, जो बचेगा वो या तो हार्ड करेंसी के रूप में बचेगा या गोल्ड के रूप में बचेगा, जो वहाँ पर आईएमएफ में है, वो आप ही का पैसा है। तो यही है आरटीपी वगैरह। अब देखिए कि भारत में अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। क्यों? फॉरेक्स रिजर्व होने से क्या बेनिफिट है भारत को? इट विल प्रोवाइड द कशन इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस। अब आप देखिए, एक बैंक ऐसा है, एक बैंक है एसबीआई और एक बैंक है यस बैंक। आपको पैसा लगाना है, आप एसबीआई में पैसा लगाएंगे कि यस बैंक में पैसा लगाएंगे? ऑब्वियसली आप एसबीआई में पैसा लगाएंगे। यस बैंक तो दिवालिया हो चुका है। अगर अमेरिका या वहाँ के जो सरकारें हैं, वहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अगर उनको पैसा लगाना है तो वो भारत के पास लगाएंगे कि किसी और देश के पास लगाएंगे? अभी अगर आप मेरे इकोनॉमिक सर्वे वाला लेक्चर पढ़े होंगे तो भारत के पास विश्व में 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। पहले पे कौन है? चाइना है। दूसरे पे कौन है? जापान है। तीसरे पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और 4 पर अपना प्यारा भारत है। तो आप ऐसे देश में लगाएंगे जिसका फॉरेक्स रिजर्व बहुत ह्यूज है। आपको पता है कि अगर मानते हैं कि भारत की सरकार डिफॉल्ट नहीं कर सकती है, इसके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि आपको जरूरत पड़ा तो इस फॉरेक्स रिजर्व से आरबीआई आपको पैसा दे देगा। तो इट प्रोवाइड्स अ कशन आपके पास दिमाग में। अब आप देखिए, आपके पास, आपको लेवाइस के शोरूम में जाना है, अगर आपके पास 1 लाख बैंक बैलेंस है तब आप एकदम टाइट होकर लेवाइस के शोरूम में जाएंगे कि आपके पास 5000 बैंक बैलेंस है तब आप जाएंगे। ऑब्वियसली जब आपका पास 1 लाख है तो आपका दिमाग में रहेगा कि मेरे पास पैसा है यार, हम चलते हैं, जो मन करेगा खरीदेंगे। पहली बात, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कंट्री कैन मीट इट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस। अगर मानते हैं कि भारत वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहा है तो एकदम निसंकोच भाव से लेता है। वर्ल्ड बैंक भी निसंकोच भाव से देता है कि भाई हम डॉलर में पैसा दे रहे हैं, इस देश के सेंट्रल बैंक के पास दुनिया भर का फॉरेक्स रिजर्व है, ये चुका देगा हमें, यहाँ पर पैसा डूबने का चांस नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं पैसा देने में नहीं झिझकते हैं। हेल्प्स टू मीट द नेशनल डिजास्टर और इमरजेंसी। खुदा न खास्ते भारत के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की ऐसी जो 1991 में अगर समस्या आ गई थी तो आपके पास, हम लोग के पास मात्र 14 दिन के लिए ही पैसा था। तो अगर हमारे पास अभी इतना पैसा है कि हम लोग 1 साल तक बिना ट्रेड किए भी अगर हम लोग रहें, विदेश से कोई ट्रेड नहीं करें, फिर भी हमारा बीओपी क्राइसिस नहीं होगा। तो हमें अगर किसी तरह की आर्थिक आपदा आती है तो उस केस में ये फॉरेक्स रिजर्व हमें हेल्प कर सकता है।
इट हेल्प रूपी स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर। अगर हमारा आप देखते होंगे कि जब पैसा क्या होता है कि डिप्रिसिएट करने लगता है, जब पैसा डिप्रिसिएट करने लगता है तो आरबीआई खट से यहां से पैसा निकालता है और मार्केट में पुश कर देता है और करेंसी को एप्रिसिएट कर लेता है। ठीक है, तो एप्रिसिएट कर लेता है अपने करेंसी को। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई को आरबीआई चेंज कर लेता है क्योंकि हमारे पास पैसा का रिजर्व बहुत है, और अगर कुछ ऐसा समस्या होगा तो क्राइसिस के रूप में, कसन के रूप में काम करता है। तो यही इसके बेनिफिट हैं। हमें लगता है कि हम लोगों ने जो रिजर्व ट्रांच पोजीशन है जिसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है उसको हमने बहुत सरल रूप से समझा दिया, और फॉरेक्स रिजर्व का आपको बता रखे हैं कि यही 4 कंपोनेंट है। इन चारों कंपोनेंट को ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।